हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट द लेसन। मॉर्निंग हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। Okay students, let us continue our lesson. Students, we have studied yesterday which topic? The revolution of the liberals. मैम, हाँ बेटा। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। हाँ, तो नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें का ये आप 3 इंडिया पॉइंट क्यों लिखी है? इंडिया लिखे हैं। ओहो, सही कह रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। और कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, देख रहे हो ना? ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें मेकिंग ऑफ जर्मनी के लिए पढ़ना है। जैसे तुम लोगों ने कहा कि हम लोग बीकेपी से पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, उसमें मेकिंग ऑफ जर्मनी बताया ही नहीं गया है क्लियरली। तो यू हैव टू मेक द कंसेप्ट क्लियर रिलेटेड विद जर्मनी एंड इटली। ओके, पहले तो हम लोग रिवाइज कर लें कल जो पढ़े। किसी को कोई डाउट? द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स कल जो हम लोगों ने पढ़ा था ना। आइए सर। म्यूट कर दीजिए बच्चों। देखिए, बच्चे बात कर रहे हैं, पूछ लिए जो पूछना था। ओके, let us continue students. Yesterday we have studied about the revolution of the liberals, and in that topic one topic was very important which we have discussed. क्या था वो? तो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसमें एक बात बहुत जरूरी थी। पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, इसीलिए मैं फिर से उसको रिमाइंड कर दे रही हूँ कि कल जो हम लोगों ने चर्चा किया, विच वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो जो पुअर पीपल थे, वर्कर्स थे, पीजेंट थे, उनके साथ मिलकर के इस रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किए। और इसके वजह से इन लोगों ने सोचा कि फिर से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को लागू कर दिया जाए, यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसको फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि एवरीथिंग वाज एबॉलिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस आफ्टर 1815। तो इसी के रुख में इन लोगों ने क्या किया कि जितने भी प्रॉस्पेरस पीपल थे, जो भी न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, ये सब मिल करके और फेडरिक विलियम फोर्थ को, हम लोगों ने कल इसके बारे में चर्चा किया, बहुत ज्यादा कल के बारे में नहीं बात करेंगे, आज हम लोग जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, खाली थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते। ओके, फेडरिक विलियम फोर्थ को, जो कि किंग ऑफ प्रशिया था, उसको हेड बनाया गया और उसको कहा गया कि आप यहाँ के मोनार्क के हेड बन जाए। लेकिन उसने मना कर दिया। किसके लिए? जनरल नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन। और यहां पर इसी बात को याद रखना है, ध्यान देना है, कौन है ये फेडरिक विलियम फोर्थ? कौन था ये? किंग ऑफ प्रशिया। तो उसको इन लोगों ने प्रपोज किया कि वही राजा बन जाए और जो इलेक्टेड असेंबली थी उसके हेड के रूप में उसे कार्यभार सौंप दिया जाए। लेकिन ये फेडरिक विलियम फोर्थ जो था, इसने मना कर दिया।
he has refuted because he was against the constitutional monarchy. He was in the favor of absolute monarchy. वो राजतंत्र के फेवर में था, संवैधानिक राजतंत्र के फेवर में नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी हमारे अधिकारों को सीमित करे, नियंत्रित करे। वो चाहता था कि मैं जो भी ऑर्डर देता हूं, मैं जो भी रूल बनाता हूं, उसे लोग फॉलो करें। Therefore, he not accepted this proposal given by the National Assembly of Germany. और उसने क्या किया कि जो भी वहां पर, ये सब तुम लोगों से हम लोगों ने चर्चा किया कल को, कि ये सारे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एकत्रित हुए, जो सेंट पॉल चर्च में रखा गया था, वहीं पर नेशनल असेंबली को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। लेकिन वहां सारी व्यवस्था जो थी वो अस्थिर हो गई, क्योंकि जैसे ही फेडरिक विलियम फोर्थ ने मना कर दिया कि नहीं, मैं किंग नहीं बनूंगा, और उसने किसका साथ पकड़ लिया? उन राजाओं का, those who were in the opposition of monarchy, sorry, constitutional monarchy, and those who were in the favor of absolute monarchy. उन राजाओं के साथ हो गया विलियम फेडरिक फोर्थ, जबकि जनता इसे कह रही थी कि आप ही हेड बन जाइए जर्मन के नेशनल असेंबली के, और इनको हेड बनाने के लिए चुना गया कि ये हेड बन जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू काम करें। लेकिन उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क पसंद नहीं था और वो एब्सोल्यूट मोनार्क चाहते थे, यानी कि पूर्ण रूप से राजतंत्र, यानी कि जो भी डिसीजन वो किंग के अंडर में ही हो, कॉन्स्टिट्यूशन ना रहे, उनके पावर्स को लिमिट ना किया जाए, और साथ ही साथ जो भी इन लोगों ने डिमांड रखा था, जो हमारे लिबरल नेशनलिस्ट यानी कि जो मिडिल क्लासेस की जो डिमांड थी, उसको उन लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब क्या हुआ, जितने भी शक्तिशाली लोग थे, जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे, जो सब मोनार्क के फेवर में थे, वो लोग सब एक साथ हो गए। यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग जो थे, लिबरल नेशनलिस्ट, इन लोगों ने भी क्या किया कि जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनके डिमांड्स को भी इन लोगों ने नहीं स्वीकारा, जिसके वजह से जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे वो भी इनके विरोध में हो गए, और पूरा असेंबली जो था वो अस्त व्यस्त हो गया। पूरी मिलिट्री को बुलानी पड़ी, मिलिट्री का साथ लेकर के, क्योंकि अब जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो उच्च वर्ग वाले लोग थे, उन लोगों का वहां पर वर्चस्व हो गया और पूरे ही पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया गया, भंग कर दिया गया, यानी कोई भी किंग नहीं बन पाया। लेकिन अब ये जर्मनी का ये प्रस्ताव शुरू में स्टार्ट किया गया था कब? ऑन 18 मई 1848 with the help of how many members? 831 elected representatives. 831 elected representatives मिल करके इस असेंबली में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन ये सारा चीज बेकार हो गया, सफल नहीं हुआ। और महिलाओं को तो अभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। महिलाएं इसके लिए डिमांड करती रही कि हमें भी वोटिंग राइट चाहिए, हमें भी राइट टू इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी चाहिए, हमें भी इन सारे अधिकारों की जरूरत है, बिकॉज दे वर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन द पॉलिटिक्स ऑल्सो, दे ऑल्सो publish different type of magazines, newspapers, but the right to vote was not accepted for women till that period. अब हमें देखना है फोर्थ टॉपिक में, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, और इसी में देखना है जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना, ये चारों क्वेश्चंस को आप खोजेंगे बुक में, you have to search all these questions in your book for your notes also and for your revision purpose also. और ये चारों क्वेश्चंस को जब आप ढूंढ लेंगे तो आपको मेकिंग ऑफ जर्मनी जो है वो क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। एक एक लाइन पढ़ करके इसको बता रहे हैं, तुम लोगों को समझा रहे हैं, उसको समझो ध्यान से, ताकि इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। क्योंकि मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, फिर बाद में बाल्कन रीजन्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो कई कंट्रीज आएंगे, तो तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। तो जर्मनी के लिए ये 4 टॉपिक्स यदि 4 क्वेश्चन यदि क्लियर कर लोगे तो तुम्हारा जर्मनी का सारा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है हु वर द जंकर्स, ये जंकर्स कौन थे। दूसरा है हु वाज ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन था, इसने ही सबसे बड़ा किरदार निभाया
पूरे जर्मनी को एक करने के लिए। और थर्ड है हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द न्यू जर्मन एम्परर। यहां तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ और यहां पर केजर विलियम फर्स्ट, ये दो लोग हैं, the names are different and you have to remember it clearly. Your concept must be clear here. यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जर्मन इंपरर के रूप में कौन चुना गया। वहां पर हम लोग पढ़े, इसी के लिए हमने उसे रिपीट किया, फिर से रिवाइज किया कि फेडरिक विलियम फोर्थ को जब अवसर दिया गया किंग बनने का तो उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि वो एब्सोल्यूट मोनार्की पसंद करता था। वो चाहता था कि वही पुराना राजतंत्र रहे जहां पर वो अपने अनुसार देश को चला सके, शासन को हैंडल कर सके। लेकिन यहाँ क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था। नेशनल असेंबली थी जो उसके हर तरह के क्रियाकलाप पर, उसके बनाए गए नियम कानूनों पर नियंत्रण रखने के लिए तैयार रहती थी। यहाँ उसके पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया था। इस वजह से उसने उसे नकार दिया, ही रिफ्यूज टू बिकम किंग। और यहाँ पर देखोगे कि किसको किंग बनाया गया, तो यहाँ पर केजर विलियम फर्स्ट। अभी पढ़ेंगे, एकदम एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना है ताकि क्लियर हो जाए कंसेप्ट। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज वेयर इन्वॉल्व्ड इन द 3 wars? 3 युद्ध करने पड़े। हाउ मेनी wars वेयर fought for the unification of Germany? 3 wars for 7 years. 3 युद्ध लड़े गए 7 वर्षों तक। उसके बाद जाकर के जर्मनी का यूनिफिकेशन हो पाया। तो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज वेयर इन्वॉल्व्ड इन द 3 wars ओवर 7 years फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? 7 वर्षों के लिए कितने सारे, 3 जो युद्ध हुए थे उसमें कितने सारे देश इन्वॉल्व थे, और वो देश कौन कौन से थे? You have to clear this. Let us continue the lesson and the topic, subtopic, the making of Germany and Italy. Students, here we have studied up to Revolution of 1848. After 1848, we have to continue here. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. अब यूरोप में जो डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन की जो साझेदारी चल रही थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ चली। जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे, राष्ट्रवादी संवेदनाएं थी, उसको जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स मतलब जो मोनार्की के फेवर में थे, पुराने रूल रेगुलेशंस को जो फेवर करते थे, वो कंजर्वेटिव्स क्या करने लगे? फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर। उनको लगने लगा कि जब हम स्टेट पावर को बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारा जो भी अस्तित्व है ये और खराब हो जाएगा, और शायद हमारी जो रुतबा है ये न रहे, और जब कॉमन पीपल सामने आ जाएंगे तो हमें और भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इस वजह से क्यों ना इन लिबरल नेशनलिस्ट को साथ लेकर के ही इन कंट्रीज को नेशंस, इन छोटे छोटे प्रांत को नेशन के रूप में तैयार किया जाए। Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. Political domination, राजनैतिक वर्चस्व कायम करने के लिए यूरोप में इन लोगों ने भी अब अपनी बुद्धि लगानी शुरू कर दी। This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as the nation state. ये कैसे हुआ? ये उन चीजों को ध्यान से देखने से पता चलेगा कि कैसे जर्मनी जैसा राष्ट्र और इटली जैसा राष्ट्र, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर, ये सब हैब्सबर्ग एम्पायर के ही टुकड़े टुकड़े थे जिसको हम लोगों ने सेकंड सब टॉपिक में पढ़ा था। कैसे ये सब नेशन स्टेट बन गए, और इस नेशन स्टेट बनने के बाद क्या कंडीशन क्रिएट हुआ नेशनलिज्म का, और यूरोप में कैसे कंट्रीज जो थे वो एक एक करके नेशनलिस्ट होते चले गए।
As you have seen, nationalist feeling were widespread among middle class Germans. किसके अंदर फीलिंग्स थे? मिडिल क्लास जर्मन्स. जर्मन में जो मिडिल क्लास के पीपल थे, यानी जो बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, फिलोसफर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब जो थे, ये सब मिडिल क्लास के लोग थे. Middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament, जिसको हम लोगों ने अभी तुरंत चर्चा किया कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इन लोगों का प्रयास था कि हम लोग मिलकर के जर्मन कन्फेडरेशन को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दें. This liberal initiative to nation building was, however, repressed by combined forces of monarchy and the military. वही चीज जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, we have discussed it. What? कि मिलिट्री के साथ मिलकर के, with the combined forces of military and monarchy, जितने भी राजा थे जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की के फेवर में थे और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अगेंस्ट में थे, वो सब मिलिट्री के साथ मिलकर के इस सारे जो नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम था इसको डिफ्यूज कर दिए. सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, जिनको कि लैंड ओनर्स का भी सपोर्ट मिला. यही लैंड ओनर्स को जंकर्स कहते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन, हु वर द जंकर्स? जंकर्स वर द, ये देखो एक नंबर के क्वेश्चन में आएगा, हु वर द जंकर्स. छोटा सा चीज है जिसको तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है बेटा कि ये जंकर्स कौन है. तो जैसे हमारे यहाँ जमींदार होते थे, वैसे ही प्रशा में जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे उनको जंकर्स कहा जाता था. From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. उसी समय से प्रशिया ने जो आंदोलन थी कि हम सब एक राष्ट्र बनाएंगे, नेशन स्टेट की थ्योरी लेकर के जो वो लोग चल रहे थे, उसको पर्शिया ने शुरू कर दिया, लीडरशिप ले लिया उसका. इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क. अब बेटा this is the answer of your second question. Who was Otto von Bismarck? Otto von Bismarck was the chief minister of Prussia और इसने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया पूरे जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए. इसीलिए हम लोग जब भी यूनिफिकेशन का काम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बिस्मार्क की नीति है. जैसे हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हम लोग कहते हैं कि वो इंडिया के बिस्मार्क थे. इसी व्यक्ति के नाम पर ये यूनिफिकेशन के काम को हम लोग तौलते हैं और ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का था और उसने ही जर्मन के इतने सारे टुकड़े टुकड़े डिफरेंट कन्फेडरेशन को मिला करके एक बनाया. कैसे बनाया? 7 वर्ष युद्ध किया इसने. देखो यहाँ पर, इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy. Bureaucracy, नौकरशाह, जैसे हमारे यहाँ सिविल सर्वेंट्स है, वहां पे जितने भी ये दक्ष लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको भी साथ लिया इसने और मिलिट्री को भी लिया और स्वयं भी सब साथ मिल करके 3 युद्ध इन लोगों ने किया. 3 wars were over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Persian victory. This is the question of your answer of your 4th question. चौथा क्वेश्चन दिया गया, how many countries? 3 countries were there who were involved in the war and the name of those countries were Austria, Denmark and France. इन सब देशों ने मिल करके और युद्ध किया. किसके साथ? प्रशिया के साथ. प्रशिया जिसका कि चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क था, इसने अपने साथ मिलिट्री को लेकर के, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के और जर्मनी के यूनिफिकेशन का काम किया और जीत अंत में प्रशिया की हुई. इन तीनों देशों को इन लोगों ने हरा दिया. एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. और जो एकीकरण का काम हो रहा था, यूनिफिकेशन का काम हो रहा था, उसे इन लोगों ने पूरा कर लिया. In January 1871, students, you have to remark here, underline this line.
In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. देखो ये तुम्हारा third question. This is the answer of the third question. Who was proclaimed as the new German emperor? किसे जर्मनी का नया एम्परर बनाया गया? क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था फेडरिक विलियम फोर्थ, वो अब यहां नहीं है. He is different person. Who is he? He is the Persian king William I. Now it is the time 1871. Previously we have studied about the time which was 1848. William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. वर्साइल में एक समारोह आयोजित किया गया और उसमें विलियम फर्स्ट को वहां का किंग बना दिया गया. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers including the chief minister Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia. एक बहुत ही ठंड भरी सुबह थी 18 जनवरी. सोचो जनवरी में यहाँ इतनी ठंड रहती है, ये यूरोप की बात हो रही है और वहां पे कितनी ठंड होगी. 18 जनवरी 1871 के दिन एक असेंबली, जितने भी राजकुमार थे उनको एकत्रित किया गया जर्मन स्टेट्स के. जर्मन में बहुत सारे तुम लोगों ने पढ़ा कि छोटे छोटे डच किंगडम्स थे. इन सबको जहां जहां के जो भी राजकुमार थे सबको एकत्रित कर लिया गया और जितने भी आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें भी सम्मिलित किया गया और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स थे और साथ ही साथ उसमें चीफ मिनिस्टर जो कि ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, जिनका की पूरा योगदान था. इन सब लोगों को एक जगह एकत्रित किया गया. ये सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए. कहां पर? हॉल ऑफ मिरर्स, शीश महल में. और इस शीश महल में, वर्साइल के एक शीश महल में ये सारे लोग एकत्रित हुए और जर्मन का एक नया बादशाह घोषित किया गया जिसका नाम था केजर विलियम फर्स्ट, जो कहाँ का था? प्रशिया का था. छोटे छोटे डचेस और किंगडम्स तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रशिया वहां पे उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, सबसे पावरफुल था उस समय. और वहां का जो किंग था केजर विलियम फर्स्ट, उसी को वो सारे यूनिफाइड नेशन का किंग घोषित कर दिया गया. The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Persian state power. चूंकि वहां पे प्रशिया जो था वो सबसे शक्तिशाली राज्य था, इसीलिए उसी के सारे नीति और सिद्धांतों को सारे देशों पर लागू कर दिया गया. Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasizing on modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany. Prussian measures and practices often become a model for the rest of Germany. जर्मन में बहुत सारे डचेस, कैंटन्स, किंगडम्स को मिला करके बनाया गया, तो उन सब जगह के जो भी नियम कानून थे, जो भी वहां के करेंसीज थे, बैंकिंग थे, जुडिशियल सिस्टम थे, सारे जस्ट लाइक प्रशिया कर दिया गया. और अब ये सब मिला करके एक राष्ट्र बन गया जिसे आज हम जर्मनी के रूप में जानते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ जर्मनी. ये किसकी कहानी है? जर्मनी के बनने की, जो कि पहले हैब्सबर्ग एम्पायर का ही एक पार्ट था. आज वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया. कैसे? किसके सहयोग से? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा. उनके सहयोग से जर्मनी एक राष्ट्र बन गया. अब अगला टॉपिक है इटली यूनिफाइड. इटली का एकीकरण कैसे हुआ? इटली का भी एकीकरण उसी तरीके से हुआ जैसा कि जर्मनी का हुआ. अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि इटली जो है, मैप देखो बेटा, सी मैप, पेज नंबर 21, फिगर 14A, इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन. पेज नंबर 21 में देखिए, 1858 के पहले का ये मैप दिया गया है. यहाँ पे क्या तुम्हें दिखाया जा रहा है? What you are able to see?
Here, Italy is also divided into different political fragmentation. अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है और करीब 7 यहाँ पे छोटे छोटे राज्य हैं। जिन 7 राज्यों को मिला करके जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, एक जर्मन राष्ट्र बना, वैसे ही इटली का भी यूनिफिकेशन होगा और इटली भी एक देश के रूप में तैयार होकर के आएगा। यहाँ का जैसे वहां पे ऑटो वॉन बिस्मार्क आर्किटेक्ट था, वैसे यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका नाम है कैवर, और ये कैवर जो है ये भी यहाँ का मिनिस्टर है। कहाँ का? इटली के ही सर्दिनिया पीडमोंट। आप अभी पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि कैसे इटली को यूनिफाई किया गया। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली के भी छोटे छोटे टुकड़ों की बहुत सारी कहानियां और किस्से थे। इसका भी इतिहास वही था कि बहुत सारे छोटे टुकड़ों में विखंडित था। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि जर्मनी जैसे हैब्सबर्ग अंपायर का एक पार्ट है, वैसे इटली भी था। During the middle of the 19th century, 19th century means 1801 के बाद, मिडिल है तो 1850 इसके प्लस में। Italy was divided into 7 states of which only one, Sardinia Piedmont. बेटा यहाँ ध्यान देना है, 7 राज्य हैं इटली के टुकड़े, लेकिन ये 7 में केवल एक सर्दिनिया पीडमोंट ऐसा जोन था जहां पर इटालियन डायनेस्टी का रूलर राज्य करता था। इसके अलावा जितने भी राज्य थे वहां कहीं भी कोई भी इटालियन डायनेस्टी का नहीं था। तो ये सब क्या कर रहे थे? ये जितने एरिस्टोक्रेट्स थे, बाद में इन लोगों ने क्या किया, नेशनलिस्ट लोगों के साथ मिल करके और अपने भी ताकत को उसमें सम्मिलित करके और उसके बाद राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे, राष्ट्र की पावर को बना रहे थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने भी क्या किया कि 7 राज्य तो हैं, लेकिन वो 7 टुकड़े जो हैं कहीं भी इटालियन डायनेस्टी का कोई प्रिंस नहीं है, कोई रूलर नहीं है। किसमें है? केवल सर्दिनिया पीडमोंट में है। तो इनका मन था कि सर्दिनिया पीडमोंट के ही जो किंग है उसी को इटली का राजा बनाया जाए। किसको बनाया जाए? सर्दिनिया पीडमोंट के किंग को। अब इसकी कहानी देखते हैं कैसे इटली यूनिफाई हुआ। Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. The north was under Austrian Habsburg. उत्तरी हिस्सा किसके अंडर में था? हम लोग पहले ही पढ़े थे कि ऑस्ट्रिया को, जब हम लोग पढ़े थे वियना कांग्रेस की, उसके चारों भाग जो फ्रांस का था वो अलग अलग देशों को सौंप दिया गया था। इस चारों भाग में कौन कौन से भाग थे? साउदर्न पार्ट जो था फ्रांस के साउथ में, उसको ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था, नॉर्दर्न इटली का पार्ट। वही चीज यहाँ पे हमें फिर से रिमाइंड कराया गया है कि जो नॉर्दर्न इटली का यानी इटली के ऊपर वाले हिस्से जो कि ऑस्ट्रिया अंपायर के अंडर में था, यहाँ पर अब ऑस्ट्रिया से उसको छुटकारा दिलवाना था। The north was under Austrian Habsburgs. The center was ruled by the Pope. और बीच वाला हिस्सा जो था उसका शासन पॉप करते थे। पॉप मतलब जो चर्च के हेड होते हैं, those who are the head of the church, जो प्रिस्ट होते हैं, बिशप होते हैं। तो वैसे ये पॉप्स के अंडर में 2 राज्य थे। And the southern region were under the domination of the Bourbon kings of Spain. जैसे हम लोगों ने पढ़ा बर्बन डायनेस्टी, या बर्बन डायनेस्टी कहाँ का था? फ्रांस में था। वैसे ही उन्हीं के डायनेस्टी के लोग जो स्पेन में शासन करते थे, उन लोगों ने इटली के 2 साउदर्न पार्ट्स को, हम लोग कहते हैं सिसिलीज ऑफ किंगडम्स ऑफ 2 सिसिलीज, ये 2 सिसिलीज को 2 छोटे छोटे टुकड़े, यहाँ जो मैप में तुम लोग देख रहे हो 14A मैप में नीचे पर्पल कलर का जो हिस्सा है, दैट इज द पार्ट ऑफ 2 सिसिलीज, और यहाँ पर स्पेन के बर्बन किंग्स का शासन है। Even the Italian language had not acquired one common form. चूंकि इटालियन तो वहां सारे लोग नहीं बोलते थे, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरह के शासकों के अधीन में प्रांत था, तो वहां पर भाषाएं भी अलग अलग थी। किसी भी तरह का
एकजुटता नहीं था। इसीलिए तो तुम लोगों ने पढ़ा रिवॉल्यूशनरीज में कि जुसेप्पे मज़्ज़िनी जो था वो चाहता था कि इटली को जब तक हम एक राष्ट्र नहीं बनाएंगे तब तक उसका समुचित विकास नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप इटली विदाउट द यूनिफिकेशन। और वो इसके यूनिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा तत्पर था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। लास्ट में इस काम को कैवर ने किया। Even the Italian language has not acquired one common form and still had many regional and local variations. अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती थी। During the 1830s, Giuseppe Mazzini has sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic, जो कि हम लोगों ने पढ़ा 1830s में। उसने प्रयास किया कि हम इटली को एक राष्ट्र के रूप में बनाएं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। सेक्रेट सोसाइटी भी बनाया, तुम लोग पढ़े कि यंग इटली, यंग यूरोप सब बनाया वो, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने यंग इटली भी बनाया। The failure of the revolutionary uprisings both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont. अब जब बेचारा नाकाम हो गया, सफलता नहीं हाथ लगी, तब अब जैसे जैसे सारे यूरोप के देश राजवंश सोच रहे थे कि अब यूनिफिकेशन का काम हम ही लोगों को करना है, तब जाकर के हमारी भी मान मर्यादा रह जाएगी और नेशनल जो लिबरल नेशनलिस्ट उनको भी हम पावर देंगे, वरना ये जनता हमारी सुनने वाली नहीं है। सबको एक साथ मिला करके हमें काम करना है। अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर पड़ गई? सर्दिनिया पीडमोंट के राजकुमार, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल II. Now the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. अब जैसे जर्मन में हम लोगों ने देखा कि 3 युद्ध इन लोगों ने लड़े 7 वर्षों तक, अब यहाँ भी युद्ध करके इटली को यूनिफाई किया गया। In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. अब इनको लग रहा था कि जब यूनिफाइड हो जाएगा इटली, तब जाकर के इसकी आर्थिक विकास और राजनीतिक वर्चस्व कायम हो पाएगी, वरना इसे वो सफलता नहीं मिलेगा जो इसे मिलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर कैवर, स्टूडेंट अंडरलाइन हियर, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली? कैवर, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. वो कैवर जो था चीफ मिनिस्टर, वो ना ही डेमोक्रेटिक था और ना ही रिवॉल्यूशनरी था, क्रांतिकारी भी नहीं था और लोकतांत्रिक विचार का भी नहीं था, लेकिन फिर भी like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. वो इटली भाषा, इटालियन लैंग्वेज से ज्यादा अच्छा फ्रेंच बोलता था। तुम लोग पढ़े ही थे कि जो भी यूरोप के लोग थे, अमीर लोग, एरिस्टोक्रेट्स, वो सब क्या थे? सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वो आपस में फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करते थे। तो ये भी फ्रेंच बोलता था, इटालियन लैंग्वेज का यूज नहीं करता था। Through a tactful diplomatic alliance with France, engineered by Caber, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. और फ्रांस का साथ लेकर के बड़ी चतुराई के साथ कैबर ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. अब बेटा यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। Giuseppe Mazzini was different person and Giuseppe Garibaldi is different person. Giuseppe Mazzini जो था वो एक लिबरल नेशनलिस्ट था, रिवॉल्यूशनरी का पार्ट था, और ये जो है Giuseppe Garibaldi ये एक सेलर था और ये एक मर्चेंट था, बिजनेसमैन था। ये बाद में इंस्पायर्ड होकर के Giuseppe Mazzini के साथ मिला और इसने बहुत ही बड़ा योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया इटली के यूनिफिकेशन के लिए। जो 2 सिसिलीज थे, किंगडम्स थे, जो बर्बन डायनेस्टी के अंडर में थे, जिसे कि स्पेन के बर्बन डायनेस्टीज ने अपने कब्जे में करके रखा हुआ था, वहां के किसानों को ये साथ लेकर के युद्ध किया और अंततः जो स्पेन के बर्बन डायनेस्टी वाले लोग थे उन्हें इसने हरा दिया। जब वो हार गए तो फिर इन लोगों ने इसे
मिलाया, पॉप को भी इन लोगों ने समझाया बुझाया, उसके बाद फिर ये सारे ऑस्ट्रिया को भी हरा ही दिया था ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, फिर एक कर दिए इटली को, और इसके हेड के रूप में, इसके किंग के रूप में इन लोगों ने किंग विक्टर इमैनुअल को बिठाया। In 1860 they marched into South Italy and the kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish ruler. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed king of United Italy. However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, देखो बेटा यहाँ ध्यान एक बात का देना है कि इटालियन पॉपुलेशन में जिसकी इलिटरेसी, अनपढ़ लोगों की संख्या ज्यादा थी, वर वेरी है, क्योंकि ये सब पीजेंट थे, किसान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन लोगों को समझ नहीं आता था कि अगला क्या कह रहा है। Remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology, उनके पास नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि तुम लोग पढ़े हो कि ईस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न यूरोप में बहुत ज्यादा साक्षरता दर भी नहीं आई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लेट में शुरू हुआ, वहां के लोग उतने ज्यादा जागरूक नहीं थे, इस वजह से उन्हें पता ही नहीं था कि रिवॉल्यूशन और ये नेशनलिज्म है क्या। तो जब कहा जाता था कि इटालिया इटालिया, जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं, वैसे वहां पे इटली के लिए उन लोगों ने पर्सोनिफाई किया था इटालिया को, तो वहां के जो अनपढ़ लोग थे, जो किसान थे, उन्हें लगता था कि ला इटालिया, लगता है कि विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, उसकी पत्नी का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो उसे केवल संबोधित करते थे अपने राष्ट्र के रूप में, अपने देश के रूप में, अपने मदरलैंड के रूप में। The peasants, masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia. गैरीबाल्डी को कहा, गैरीबाल्डी जब भी इनके साथ युद्ध करता था तो उनको कहता था कि हमें इटालिया को स्वतंत्र कराना है, इटालिया को उन लोगों ने अपने कब्जे में रखा, जैसे हम लोग कहते हैं ना भारत माता को मुक्त कराना है, भारत माता बहुत सारे बंधनों में जकड़ी हुई है, तो इस तरीके से उन लोगों को जब कहा जाता था तो उन्हें लगता था कि ला इटालिया जो है ये विक्टर इमैनुअल की पत्नी है। उन्हें ये नहीं पता था कि ये हम राष्ट्र प्रेम की वजह से इटालिया शब्द को यूज कर रहे हैं। The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife. Now the unification of Italy is completed. You have to study about the strange case of Britain. Students, we shall study it tomorrow. Today I want to ask you what is your problem and what do you want to ask. If there is any problem, you are free. हेलो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है बेटा? यदि प्रॉब्लम है तो बोलिए। हाँ बोलो, अलाउ किए हैं, बताओ क्या प्रॉब्लम है, पूछ लो।